नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के वन लाइनर्स में, जिसमें हमने कल भी एक लेक्चर लिया था और उसमें 100 MCQs जो हैं वो डिस्कस करे हैं। उम्मीद करती हूँ कल का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए पहले से ही वेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसी एंथुजियाज्म के साथ में हम शुरू करेंगे आज के 100 MCQs और कहीं पे भी डल नहीं पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको। पूछा है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, बीपी नहीं पूछा है आपको, शुगर यानी कि कौन सी शुगर होती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर शुगर जो होती है दैट इज ग्लूकोज, उसके नॉर्मल लेवल्स पूछे आपको ह्यूमन बीइंग में। उसके नॉर्मल लेवल्स होते हैं 120 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये ग्लूकोज के लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लूकोज के लेवल्स जब एक लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज। ओके, अगला है इन विच कलर ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो अधिकतम कौन सी लाइट में पाई जाती है। यहाँ पे विच कलर ऑफ लाइट से मतलब है विबग्योर के जो सारे शेड्स हैं उनमें से कौन सी लाइट है जिसके अंदर मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसमें जो रेड लाइट है वो और जो ब्लू लाइट है, ठीक है, इन दोनों के अंदर ही मैक्सिमम होता है। बट इन दोनों में से भी अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना हो सो दैट विल बी द रेड लाइट। ओके, नेक्स्ट है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी थी। तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स एक ही डिजीज़ है, एक नहीं, उसके अलावा भी कुछ डिजीजेज है बट वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, विच इज़ इरेडिकेटेड, विच इज़ सेड कि अभी स्मॉल पॉक्स के केसेस जो है वो नहीं पाए जाते हैं। WHO ने इसे कम्प्लीटली इरेडिकेटेड का स्टेटस जो है वो दे दिया है। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए, ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, मैड हैटर डिजीज एक डिजीज है, वो किसकी पॉइजनिंग से होती है? मैड हैटर, एम फॉर मैड हैटर, और इसको सिमिलरली हम याद रखेंगे एम फॉर मर्करी। मर्करी की पॉइजनिंग की वजह से, पारे की पॉइजनिंग की वजह से होती है मैड हैटर्स डिजीज। नेक्स्ट इज एक डिजीज है जिसका नाम है वाइट लंग डिजीज। तो नाम से हमें इतना तो पता चल रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू लंग्स। तो वाइट लंग डिजीज़ जो है ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, यानी कि एक ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वो होती हैं जब आप एक तरह के ऑक्यूपेशन में होते हैं और वहाँ पे आपको कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस से अगर आप एक्सपोज होते हैं और वो उनकी वजह से अगर कोई डिजीज़ होती है, दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो जब किसी पर्सन के अंदर बहुत लंबे समय तक अगर वो इन्हेलेशन करे एस्बेस्टॉस फाइबर्स का तो उसके अंदर एस्बेस्टोसिस होता है, और एस्बेस्टोसिस का ही दूसरा नाम है वाइट लंग डिसीज। ओके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम है पूरा, जिसमें हमने अलग अलग क्लासीफाई किया है 5 किंगडम्स के अंदर, देन आगे और उनकी नेमिंग है इंडिविजुअली, वो जो पूरा आपका टैक्सोनॉमी है उसके फादर कौन है? कार्ल लिनियस जो हैं, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिडेरोसिस जो है वो आपकी बॉडी में कौन से आयन की डिपोजिशन से होता है? तो सिडेरोसिस जो है अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर अगर आयरन का डिपोजिशन हो जाता है तो जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट डिजीज इज नोन एज सिडेरोसिस। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है इवोल्यूशन में एक टर्म यूज करी जाती है जो अभी तक एप्लीकेबल है। तो कुछ साइंटिस्ट उस टाइम में थे जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के को मानते थे कि दैट इज द राइट थिंग। इवोल्यूशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यही हो रहा है। बट ये टर्म पूछा है कि सबसे पहले किसने दी थी, किसने यूज करी थी? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आपका ये फ्रेज है ये दिया था कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा कंपटीशन में, सर्वाइवल उसका ही सबसे ज़्यादा होगा। ओके, सो अगेन अगर आप इसको थोड़ा याद करना चाहो तो सर्वाइवल एंड स्पेंसर आप याद कर सकते हो, बिकॉज स्पेंसर नाम से आपको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे कि आप वहाँ कंफ्यूज हो। नेम द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन अ सेल। एक कोशिका के अंदर आपको उन स्ट्रक्चर्स के नाम बताने हैं जिनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो। तो ये डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में पाया जाता है उसके अंदर भी 2 सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड अगेन अगर आप बताना चाहो तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी आपका क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं पूछा था आपको, बट फिर भी न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बहुत ही ईजी है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहेंगे हम? जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता हो। और एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर।
नेक्स्ट आपको बताना है नेम अ प्लांट इन विच अ पार्ट ऑफ अ लीफ गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। आपको एक ऐसे पौधे का नाम बताना है, एक ऐसे प्लांट का जिसके अंदर लीफ जो है उनकी पत्ती के एक भाग से ही नया प्लांट जो है वो एराइज हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये जो प्लांट है ये होता है ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की लीफ जो है उसके उस पर बड्स होते हैं, अगर वो फॉल कर जाते हैं नीचे तो वहाँ से उस बड से ही एक न्यू प्लांट एराइज हो जाता है। तो ये एक तरह का यूनिक एग्जाम्पल है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। तो आप ये याद रखें दैट ब्रायोफिलम इस तरह का एग्जाम्पल है जिसमें जो प्रोपिगेशन है वो उसके लीफ के एक पार्ट से ही हो जाता है। हाउस फ्लाई का पूछा है कि हाउस फ्लाई कौन से डिजीज को स्प्रेड करती है। हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी है वो कॉलेरा जो है हैजा, जो आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। विब्रियो कॉलेरी जो है एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा होता है, लेट मी राइट हियर। और उसको फैलाने के अंदर जो हाउस फ्लाई है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल का जेनेटिक यूनिट बताना है आपको, यानी कि सेल का वो पार्ट जहाँ पे आपको जीन्स मिलते हैं। जेनेटिक यूनिट सेल का क्या होगा, जीन्स होंगे, या फिर अगर जेनेटिक यूनिट सेल का पूछा है तो न्यूक्लियस भी आई गेस यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने होंगे, अगर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं तो बेसिकली जेनेटिक यूनिट वही होगा जो आपका एक जो सेल है उससे नेक्स्ट सेल के अंदर भी ट्रांसफर हो, या इसी तरह से एक जो जनरेशन है उससे उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला पार्ट। तो आई गेस न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए था इसका। ओके, आई चेक इट और फिर मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछिए आपसे ह्यूमन बॉडी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो एडल्ट के अंदर होती हैं वो कितनी होती है, 206। यहाँ पे मैंने एडल्ट स्पेसिफाई क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है अगर कुछ भी एडल्ट या चाइल्ड तो हम 206 ही बोलेंगे, बट अगर इन्फेंट की बात करी गई है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको इन्फेंट में टोटल नंबर ऑफ बोन्स बतानी है तो वो नंबर अलग होगा। ओके, और वो क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कौन से पार्ट में होता है मैमल्स के अंदर। तो देखिए हमारा जो लंग्स हैं, इस तरह से हमारे ये जो लंग्स हैं इनके अंदर क्या है, इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सॉरी ये ढंग से नहीं बनी है, ये देखिए इस तरह से कुछ ऐसे बैग लाइक ऐसे पाउचेस प्रेजेंट है पूरे आपके लंग के अंदर, और ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह की इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। और यहाँ पर एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो एल्वियोलाई है इनके बाहर आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे होता है आपका गैस का एक्सचेंज। ओके, तो करेक्ट आंसर इज एल्वियोलाई। हाई एल्टीट्यूड्स पे, यानी कि अगर आप ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हो तो वहाँ पे आपके आरबीसीज के नंबर में क्या होता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनको अगर आपने देखा होगा तो उनकी थोड़ा सा रेडिश एक अपीयरेंस होता है, उनका थोड़ा पिंकिश जैसा उनकी स्किन के ऊपर। दैट इज क्योंकि ऐसा मान सकते हैं हम क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज ज़्यादा होती है और आरबीसीज आपको रेड कलर प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली उसका डायरेक्ट रिलेशन आरबीसी से नहीं होता है, ब्लड वेसल्स से होता है। बट याद करने के लिए है ये कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे तो हम एक बार अगर जैसे मैंने आपको बताया दैट रेडिश कलर, तो उससे यही पता चलेगा हमें कि यहाँ पे आरबीसीज बढ़ रही हैं। ये आपके एमसीक्यू के लिए याद रखना है सिर्फ। तो यहाँ पे आरबीसीज में क्या होता है, इंक्रीज होता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, और आरबीसी में इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ आपके लिए हो सकता है, दैट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मुझे साथ साथ जो भी याद आएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। इन एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लूकोज आपको बताना है किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, NADH का फॉर्मेशन भी होता है, बट यूजुअली पायरुवेट ही आपसे पूछा जाएगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। अगर आपको क्रोमोसोम्स की पढ़नी है कि बाहर से किस तरह के, मॉर्फोलॉजी का ये मतलब होता है कैसे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो अपनी शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ओके, एक के अंदर जैसे इस तरह से, तो ये इनकी शेप अगर आपको स्टडी करनी हो तो आप जो है सेल साइकिल, सेल का जो डिवीजन है उसकी कौन सी फेज में स्टडी करोगे। अगर सबसे बेस्ट स्टेज अगर आपको बताई जाए तो वो है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सबसे अच्छी तरह से पढ़ी जा सकती है। इंक्रीज्ड आरबीसी, देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो एमसीक्यू डिस्कस किया था, आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाती है आपकी बॉडी में उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया।
ठीक है। अगला आपको बताना है कि जो अमीबा है, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है। तो अमीबा के पास में किसी भी तरह के जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स वैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, बट उसमें फिर भी मूवमेंट पॉसिबल है, विच इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। एक छोटे से डायग्राम से हम समझ लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो ये देखिए अमीबा जो है उसकी कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, इस तरह का होता है अमीबा। और अगर अमीबा को यहाँ पे अगर अपना फूड पार्टिकल विजिबल है तो अमीबा यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, अपना जो ये साइटोप्लाज्म है उसको इस तरह से इसके बाहर से फैलाना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे निकलती हैं और ये फाइनली आकर के इस तरह से फ्यूज हो जाएंगी, ये जो फूड पार्टिकल है उसके बाहर। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। उसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा मूवमेंट कर पाए अपनी फूड पार्टिकल की तरफ, या इसी तरह अगर कोई प्रे है इसके आसपास इसका तो उससे भी वो मूव कर सकता है थोड़ा बहुत। आपको बताना है आपकी बॉडी की सबसे बिजिएस्ट मसल कौन सी है। तो देखिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा अपनी आंखें तो ब्लिंक कर ही रहे होते हैं, या फिर यू स्टिल लुक अराउंड समथिंग, कुछ ना कुछ आप देख ही रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी आई मसल जो है वो आपकी बॉडी की बिजिएस्ट मसल हैं। आई गेस हार्ट मसल होनी चाहिए थी यहाँ पे। हार्ट जो है आपका ऑर्गन अगर ऑर्गन होता सो दैट वुड हैव बीन हार्ट, कि बिजिएस्ट ऑर्गन अगर आपसे पूछे, क्योंकि वी ऑल नो हार्ट जो है वो कभी रुकता नहीं है, बट मसल दैट विल बी आई मसल। ओके, द स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। स्वेट ग्लैंड्स आपकी पूरी स्किन पर ही प्रेजेंट है, बट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्वेट ग्लैंड की मिल सकती है आपको आर्मपिट रीजन में, ग्रॉइन रीजन में। ओके, बट इट इज़ ओवरऑल प्रेजेंट इन द ऑल ओवर योर स्किन। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं। तो देखिए फंगस के लिए हमारे पास माइको, माइकोटा इस तरह की टर्म्स जो है फंगस के लिए यूज होती हैं, और एल्गी जो है, एल्गी के लिए फाइको टर्म यूज होती है, ठीक है। फाइको फंगस के लिए नहीं करना है, एल्गी के लिए फाइको है एंड फंगस के लिए माइको। सो द टर्म विल बी माइकोलॉजी। लॉजी इज फॉर स्टडी एंड माइको किसकी स्टडी है, फंगस की स्टडी है। सिमिलरली एंट्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मिर्मेकोलॉजी। तो लॉजी तो सेम है यहाँ पे, आपको याद रखना है मिर्मेकोलॉजी। ओके, बीज की स्टडी को क्या कहते हैं। तो बी का जो कॉमन अगर आपने नेम सुने होंगे तो एपिस इंडिका इस तरह का नाम होता है। तो उसका जो जीनस का नाम है बी का दैट इज एपिस, और यहाँ से हमने वर्ड ले लिया है एपी, तो एपियोलॉजी है। इसी तरह से मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ओके, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन कॉल्ड। फर्मेंटेशन की स्टडी को क्या कहते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है जाइमेज। ओके, जो सबसे पहले यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए इसकी स्टडी जो है इसको कहा जाता है जाइमोलॉजी। नाउ सिग्मॉइड कॉलन पूछा है, तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सीकम होता है, कॉलन होता है और रेक्टम होता है। तो सबसे पहले इनिशियल जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ तो ये आपका सीकम होता है। ओके, फिर ये असेंडिंग कॉलन होगा, ये ट्रांसवर्स कॉलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, फिर ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको मिलता है सिग्मॉइड कॉलन जो थोड़ा एस शेप का होता है, देन रेक्टम एंड एनल कैनाल। सो ये पार्ट जो है सिग्मॉइड कॉलन दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ओनली, या फिर कोई भी कॉलन आपको पूछे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ऑल आर पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड। कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनके बीच में मैरिज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो है आपके पास में RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो कोई भी आपका ब्लड ग्रुप है AB, O और AB, अगर उसके अंदर मेल जो है वो इनमें से किसी भी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव है, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप के किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर मेल पॉजिटिव है और वहीं फीमेल का कोई भी ब्लड ग्रुप है इन चारों में से, एंड इफ शी इज नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, जो हम A पॉजिटिव B नेगेटिव ये बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इट स्टैंड्स फॉर RH फैक्टर। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इनके बीच में मैरिज अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो बेबी होगा, फर्स्ट बेबी, वहाँ पे इनको डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड बहुत सारी सिचुएशंस में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मदर जो है वो अगर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो तो दे कैन बी कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जो फिशेज हैं वो वाटर में सिंक नहीं करती हैं, पानी में डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, और दूसरा उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं।
विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? विडाल टेस्ट जो है वो टाइफॉइड फीवर के लिए परफॉर्म किया जाता है। टाइफॉइड अगेन अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ लेट मी नो कि कौन जो है किसकी वजह से टाइफॉइड फीवर होता है, कौन इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, ये है क्वेश्चन। ओके, ये नहीं पूछा कहाँ कंप्लीट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन वी ऑल नो स्टमक में शुरू होता है। कौन सा एंजाइम है आपके पास में स्टमक के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है? दैट इज पेप्सिन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। What is the normal heartbeat rate of an adult? 70 to 75 है, एवरेज आप 72 ले सकते हैं, 72 बीट्स पर मिनट। एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा पार्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, बट इनके नेम्स डिफरेंट क्यों हैं? वो इनके डायमीटर के अकॉर्डिंग है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, इस वजह से इनके नेम्स चेंज मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन फूड कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन हमें मालूम है जब पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आकर के इंटेस्टाइन में मिलते हैं, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है, उससे पहले नहीं होता है। सो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस जो है वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? बाइल का फॉर्मेशन आपके लिवर में होता है। हेपेटोसाइट्स जो हैं, जो लिवर की सेल्स हैं, वो बाइल का फॉर्मेशन करती हैं। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? लेकिन लिवर में स्टोर नहीं होगा, बाइल के स्टोर के लिए अलग जगह है, दैट इज योर गॉल ब्लैडर। जो एक्चुअली आपका जो लिवर है, लिवर के पीछे की तरफ ही यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका गॉल ब्लैडर। ओके, हार्डेस्ट मटेरियल बताना है आपको बॉडी के अंदर कौन सा? इनामल, जो आपके टूथ का पार्ट है उसे हम वो आपका बॉडी का क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है, इनामल। ओके, बोन नहीं बताना है, बोन इनामल के बाद में आता है। पीएच बताना है बाइल का, तो बाइल जो है वो आपका बेसिक पीएच होगा, उसका एल्केलाइन होगा, तो 7.7 पीएच होता है बाइल का। डीएनए किसने डिस्कवर किया था, या फिर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल होना चाहिए था। ओके, डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि एक्चुअली जो डीएनए की डिस्कवरी हुई थी वो स्टार्ट हुई थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद में आगे उसमें और एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो एक्चुअली वॉटसन एंड क्रिक ने केवल क्या किया था, उसका जो डबल हेलिक्स मॉडल जो हम डीएनए को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, या फिर नॉर्मली जैसे आप डायबिटीज कहते हो, और शुगर, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कौन सा सब्सटेंस आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है जिस वजह से डायबिटीज होता है आपको? वो है इंसुलिन। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपका ग्लूकोज का बैलेंस है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज की अमाउंट जो है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज, या फिर लेमन लैंग्वेज में शुगर। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? इंसुलिन पैंक्रियाज से सीक्रेट किया जाता है। तो पैंक्रियाज एक मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और उसके साथ साथ में इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। हो सकता है आगे एक दो लेक्चर के बाद में मैं फिर से ये क्वेश्चन डालूँ और आपसे पूछूँ। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। हो सकता है आपको सेल और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, इसीलिए हमने आपके लिए दोनों पास पास रखे हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। दोनों रॉबर्ट ही थे, बट याद हमें क्या रखना है कि हुक ने किसकी डिस्कवरी करी थी? सेल की, और ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। फिर एक आपके पास में कॉन्सेप्ट आता है जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, विच इज नोन एज सेल थ्योरी, जो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी। ये प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में कुछ कॉमन फीचर्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं। ये सेल थ्योरी जो है वो दी गई थी शिल्डेन और श्वान के द्वारा। तो आपको सिर्फ शिल्डेन और श्वान अगर आप याद रखोगे, सो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आपको एक टर्म यहाँ पे दी हुई है, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है कि कोई भी अगर न्यू सेल है उसका फॉर्मेशन जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग कोई सेल है उसी से होता है। यानी कि अगर शुरुआत में केवल एक ही सेल है तो जब वो सेल डिवाइड करेगी तो उसके डिवीजन से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, अगेन आपका सेल से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला सेम है ये हिंदी के अंदर भी, बिकॉज इट इज़ नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है ये जो टर्म है वो। और इसका यही मतलब है कि न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से।
ठीक है, फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट इज प्रोटीन जो है किससे बना हुआ है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है। तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं। जैसे फर्स्ट अमाइनो एसिड अटैच होगा, फिर सेकंड का अटैचमेंट हुआ, थर्ड, इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड जब अटैच होते हैं और ये जो पॉलीमर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से। ओके ओके, व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यूबॉर्न्स? न्यूबॉर्न्स जो है नवजात बच्चे जो, उनके लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? मदर्स मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेस्ट होती है न्यूबॉर्न्स के लिए। ओके, मदर्स मिल्क उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन का। द शुगर फाउंड इन मिल्क, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? तो ये जब हमने प्रोटीन डिस्कस किया था मिल्क का, कैसीन, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होती है उसे वो होती है लैक्टोज, और इसी वजह से लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, आरएनए का मेन फंक्शन बताना है कि आरएनए क्या करता है आपकी बॉडी में। तो आपकी यूजुअली क्या है? डीएनए, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है आपके सेल्स के अंदर, और ये जो आरएनए है ये हेल्प करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ह्यूमन ब्लड जो है वो रेड कलर का है। क्यों है रेड कलर का? रेड कलर का है हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये हीमोग्लोबिन है कहाँ पे पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसीज के अंदर, इस वजह से आरबीसी भी आपकी रेड कलर की है। सबसे बड़ा सेल बताना है आपको ब्लड के अंदर। जो मैमल्स का ब्लड है उसका लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा है? वो लार्जेस्ट सेल आपका होता है मोनोसाइट। ठीक है, देन आपको बताना है कि पहली क्लोन्ड शीप या बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने पहली जो शीप बनाई थी वो कौन सी थी? इट वॉज डॉली, उसे नाम दिया गया था डॉली। ठीक है, अगला है बीटी सीड्स। बीटी सीड्स जो है एक्चुअली कॉटन से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, वैसे बाकी से भी रिलेटेड है, ब्रिंजल वगैरह से भी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, वहाँ से हमने एक जीन लिया है और उस जीन को हमने स्पेसिफिकली इस तरह के अलग अलग सीड्स में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और उसकी वजह से हमने इसको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, पेस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट पेस्टिसाइड। तो इस वजह से आपको सिर्फ यही पूछा है कि ये जो सीड का नाम है, बीटी सीड का नाम, ये मुख्यतः किससे एसोसिएटेड है? इट इज किससे संबंधित है? ये कॉटन से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर आपको बताना है विश्व का, वो कौन सा है? रेफ्लेसिया। और रेफ्लेसिया जो है एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए इसके साथ में। क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये आपका इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर या फिर प्रकाश संश्लेषण में। आपको बतानी है वो डिजीज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो जब भी ब्लड आप डोनेट करते हो तो उस टाइम पे कुछ आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, देन उसके ब्लड डोनेशन के बाद में भी आपका ब्लड जो है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है पहले, और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या फिर आपका जो बैग में ब्लड फिलिंग होती है वो बाद में स्टार्ट होता है। वो जो सैंपल है वहाँ पे टेस्ट किया जाता है अलग अलग डिजीजेस का के बारे में कि उनमें से कोई एंटीजन या किसी भी तरह का कुछ मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कुछ डिजीजेस हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती हैं। और वो कौन से हैं? जैसे कि HIV है, मलेरिया है, क्योंकि फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो आपको ब्लड में मिलती है यूजुअली। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस में भी यूजुअली आई गेस हाँ हेपेटाइटिस B इज एन STD। ओके, तो ये कुछ डिजीजेस है जो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती हैं, इसीलिए ब्लड की प्रॉपर टेस्टिंग पहले होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको बताना है विटामिन K जो है उसका स्पेसिफिक रोल है कोई एक प्रोसेस के अंदर, और वो हमने बात की थी क्लोटिंग के अंदर। और वो क्या है प्रोसेस कि वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है, जो क्लोटिंग प्रोसेस है वहाँ पे, और प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में विटामिन K जो है हेल्प करता है। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आपको बताने हैं कौन है, सफाई करता कौन है आपके अर्थ के? दे आर बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये स्कैवेंजर्स हैं, कोई भी डेड या डीकम्पोज इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको भी अर्थ से साफ कर देते हैं। ओके, विच ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस? ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी दवा प्रभावी है? बहुत सारी ड्रग्स हैं, बट यूजुअली जो MCQs में आपको मिल सकती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उसके अलावा भी हम उनमें नहीं जाएंगे। ओके, हम याद रखेंगे अभी के लिए सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट आपको बताना एक डिजीज़ है जिसका नाम है गॉइटर, और ये किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है, और इस वजह से ही आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है उसका इनटेक बहुत नेसेसरी है। अब देखिए कई बार होता है कि पेशेंट जो है उसे बायोलॉजिकली डेड बता दिया जाता है, तो वहाँ पे जब बायोलॉजिकली डेथ
डेड जो नहीं यूज़ किया गया पेशेंट के लिए, उसमें कौन सा ऑर्गन है जो डेड हो जाता है। बेसिकली ब्रेन डेड जो पर्सन होता है तो हम उसे बायोलॉजिकल डेथ बोल देते हैं। ओके, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका अगर आपको बतानी है तो वो आपका होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल इस तरह से होता है, देखिए छोटा सा पिक्चर आपको दिखा देते हैं। तो ये इसका सब बहुत बड़ा एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बाद में यहाँ पे इसके टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो सेल है ये इतना बड़ा होता है। सो बेसिकली बाकी सेल्स जो है वो हम यूजुअली इस तरह से सर्कल में बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। In which tissue of human being there is no cell division after birth? बर्थ के बाद में ऐसी कौन सी सेल है आपकी बॉडी की जहाँ पे कोई भी डिविजन नहीं होता है, कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता है? वो आपकी कौन सी होती है? नर्व सेल्स ही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो नर्व सेल है आपकी वो लीस्ट रीजनरेटिव होती हैं। हॉर्मोन्स आपको बताने हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं। वैसे वो अकेले प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है। और ये आर्टिफिशियली या फिर अगर हम कहें मैन मेड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी में पाया जाता है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में ये होते हैं। और अकॉर्डिंग टू किस तरह का ये फंक्शन कर रहे हैं बॉडी में जा कर के, इनकी जो अमाउंट है प्रॉपर आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में वो दूसरा आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो, एस्ट्रोजन कम हो, इस तरह से। बट हार्मोन्स जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, What is the name of the gas that escapes at the time of photosynthesis? कौन सी ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे निकलती है या फिर रिलीज होती है? यानी आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो ऑक्सीजन गैस जो है उसका फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, एंड एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस वही जो है वो रिलीज होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था। उनमें से डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जो किसने दिया था? स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर। मिल्क को जो है आजकल कंप्लीट फूड या बैलेंस्ड डाइट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी डेफिशिएंसी है। पहला है आयरन और दूसरा है विटामिन सी। तो आयरन जो है आपको हमें मालूम है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो अनीमिया हो सकता है। सिमिलरली विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है ये, उसके साथ साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पीपल हु ड्रिंक एल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटीज़, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनके अंदर उनके लिवर में एक डिजीज़ जो है वो बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, और उस डिजीज़ को हम कहते हैं सिरोसिस। ठीक है, वो डिजीज़ कौन सी होती है? सिरोसिस। ये आपको याद रखना है, एल्कोहलिक्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फैट जो है अगर ह्यूमन बॉडी में डिपॉजिट होगा तो वो कौन से टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होगा? एडिपोज टिश्यू जो है वो आपका स्किन जो है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सबक्यूटेनियस बोलते हैं इसीलिए हम इसको। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है पूरा एक्सेस फैट, एडिपोज सेल्स हैं यहाँ पे, उनके अंदर डिपॉजिट होगा। ओके, अब देखिए ये एपीकल्चर, एपियोलॉजी की हमने बात करी थी, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था एपीकल्चर के बारे में। जब आप ब्रीड कर रहे हो बीज को या फिर उनका पालन कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। बैक्टीरियल सेल जो है वो किस तरह के सेल का एग्जाम्पल है? तो बैक्टीरियल सेल जो है यानी कि जो मोनेरा किंगडम है वो एग्जाम्पल है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि ये अगर बैक्टीरिया का सेल है तो ये इसके अंदर इस तरह से आपका जो मॉलिक्यूल है डीएनए का वो प्रेजेंट तो होगा, पर कोई भी इसका स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाई जाती है। अंदर न्यूक्लियस के और जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूक्लियोसोम्स वगैरह, वो भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे आपने प्लांट या एनिमल सेल कभी भी अगर देखा होगा तो उनके अंदर हम अलग से बीच में एक गोला बनाते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है। और जितने भी आपके न्यूक्लियस के कंटेंट्स है, जो भी डीएनए है, न्यूक्लियोसोम्स हैं, और एन के बाहर ये जो मैंने डायग्राम लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। और बैक्टीरिया सेल जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जिसमें बताई गई थी वो किसने दिया था? तो इसमें हम याद करेंगे सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, किन्होंने दिया था कि सिंगर ने और निकोलसन ने। आउटर मोस्ट बाउंड्री बतानी है आपको सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल वॉल भी हो सकती है। उसको आपने क्वेश्चन में देखना होगा कि वो आपके लिए किसके बारे में पूछा है, प्लांट के बारे में पूछा है, एनिमल के बारे में पूछा है। अगर प्लांट सेल के बारे में पूछा है तो सबसे बाहर आपको सेल वॉल भी मिलेगी, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अगर सारे सेल्स के लिए जनरलाइज्ड अगर हम बोलें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको बतानी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मोनेरा किंगडम में ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये भी क्या होती हैं, आपकी प्रोकैरियोट्स ही होती हैं, यानी कि जहाँ पे आपके बैक्टीरिया क्लासिफाइड है उनके साथ में कुछ एल्गी भी क्लासिफाइड है, और वो आपका कौन सा किंगडम है, मोनेरा। और वो सेल्स कैसे हैं मोनेरा किंगडम की, सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। लार्जेस्ट सेल बताना है आपको ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल होगा ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरह से नहीं बताना है कि मेल होगा तो उसमें ओवम थोड़ी होगा, क्वेश्चन में इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि मेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल बताइए, ठीक है। सिंपली पूछा जाएगा आपको ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। और यहाँ पे ओवम जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे छोटा ओवम अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा सेल आपका कौन सा होगा, स्पर्म होगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियस ही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी उसकी टेल वगैरह स्ट्रक्चर्स उसकी सिर्फ मोटिलिटी के लिए होती है। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज। लार्जेस्ट सेल अगर आपको ओवरऑल बताना हो, ये ह्यूमन बॉडी के रिलेशन में आपसे नहीं पूछा है, तो वो होता है जो ऑस्ट्रिच है उसके अंडे के जो सेल्स होते हैं, उसके ऑस्ट्रिच का अंडा लिया हमने और उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं अगर हमने उनको देखी तो वो सेल जो है वो सबसे बड़ी है ओवरऑल। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, अगेन एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल जिसका है वो होता है माइकोप्लाज्मा का। आपको एक सेल ऑर्गेनल बताना है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो मेम्ब्रेन लेस है, इसका एग्जाम्पल होगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अटैच होती है, उसकी वजह से ही उनको रफ बोला जाता है। प्लांट की जो सेल वॉल है, जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको वो ऑर्गेनिज्म बताना है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, वो आपके कौन होंगे, एनिमल्स होंगे। अब जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनमें दो इंपॉर्टेंट आपके पास में आते हैं, एक होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं आपके पास में फंगस। आपको बताना है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी हुई होगी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। वहीं अगर आपको फंगस की सेल वॉल पूछी जाए तो फंगस के बाकी कंपोनेंट्स तो उसमें होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों सेल वॉल को, वो आपकी कौन सी होगी, वो एक केमिकल है जिसका नाम है काइटिन, ठीक है। तो काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है जिसमें हमने क्लासिफाई किया है पूरे ऑर्गेनिजम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर। ये किसने दिया था, ये दिया था R.H. विटेकर ने। ओके, देन आपको बताना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पांचों किंगडम कौन कौन से, पांचों किंगडम कौन कौन से आपके, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। प्रोकैरियोटिक ग्रुप कौन सा है इनमें से, मोनेरा जो है पहला जो ग्रुप है उसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। मोनेरा किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म या फिर बेसिक ऑर्गेनिज्म या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया, यानी मोनेरा किंगडम पूरा बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, कुछ उसमें और इधर उधर की एल्गी वगैरह भी मिल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो हमने बताया था सिंगर और निकलसन ने, जो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती हैं, यानी कि इस तरह से ये जो लिपिड्स हैं, अगर ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक लेयर होगी लिपिड की और ये दूसरी लेयर होगी लिपिड की, तो ये जो दो लेयर्स हैं बाय लेयर, ये इस तरह से अगर आगे कंटिन्यू करेंगी तो यही आपका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे और प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स, क्या वो किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो अलाउ करेंगी, यानी कि अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स को जाने देंगी क्या, या फिर कोई भी सब्सटेंस का वो एक्सचेंज नहीं होने देती हैं, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो होती है सेमी परमिएबल, यानी कि ये थोड़ा भेदभाव करती हैं, कुछ सब्सटेंस जो है उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आने देंगी और कुछ सब्सटेंस को बाहर भी जाने देंगी, बट ऐसा सारे सब्सटेंसेस के साथ में नहीं होता है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, सेमी परमिएबल। सेमी मतलब सेमी हम यूज करते हैं यूजुअली हाफ के लिए। ओके, द रोल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला का रोल किस में होता है, ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, मूवमेंट में जो है ये हेल्प करते हैं, और बैक्टीरिया जो यूजुअली उसमें आपको फ्लैजेला मिलेगा। इसी तरह आपने स्पर्म की स्ट्रक्चर अगर कभी पढ़ी होगी तो स्पर्म के अंदर भी टेल होता है, टेल के अंदर क्या होता है, फ्लैजेला या सीलिया, टेल मी। द सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए, आपको बताना है वो कोशिकांग जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये दो ही हैं सिर्फ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो थे जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन थी। और अभी एक और चीज़ मैंने आपको इन दोनों में जो कॉमन बताई है वो है कि इन दोनों के पास में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि रफ है तो उसके ऊपर कोई आर नेम की स्ट्रक्चर होगी एंड दैट इज राइबोसोम। अगर आपको पहले से याद है कि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो याद रखिए इस तरह से कि रफ है, रफ पे राइबोसोम। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? गोल्जी अपैरेटस जो हैं उनको आपके सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ओके, ट्रैफिक पुलिस। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये दोनों टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का एक्सपोजर किया जाता है जो भी आपके कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर। ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी। ब्लड जो है कभी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो स्पेशल सब्सटेंस है हेपेरिन, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए दो तरह से आपको पूछा जा सकता है कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बात ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना भोजन तो खुद बनाते हैं बट फिर भी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसा क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट जहाँ पे उगते हैं वो सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होती है और उनको नाइट्रोजन की कमी रहती है हमेशा। अगर उन्हें नाइट्रोजन कमी को पूरा करना है उसके लिए उन्होंने एक और मेथड निकाला है जो क्या है, वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन है उसके अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उनकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कैरेट का कलर जो है वो किस वजह से होता है? एक पिगमेंट है जो कैरेट में प्रेजेंट है, कैरोटीन, उसकी वजह से कैरेट का कलर रेड होता है। फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? वैसे फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ग्लूकोज है और ऑक्सीजन मेन है। प्राइमरी प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाए तो वो ग्लूकोज है, क्योंकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको सारी दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, वो अपने लिए खाना बनाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। सो प्राइमरी प्रोडक्ट बोलेंगे हम ग्लूकोज को। Where does the oxygen released during photosynthesis come from? जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कहाँ से आई है? जो वो आती है वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ये हमें याद रखना है। वाटर से फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का। लास्ट क्वेश्चन, What is used to connect the broken bones? वो broken bones, कोई भी हड्डी अगर आपकी टूटी होगी तो आपने देखा होगा आपको बड़ा सा प्लास्टर बांध दिया होगा और उस प्लास्टर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है, यानी कि बीच में वो जब आप प्लास्टर को रैप कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये आज के हमारे 100 MCQs हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आप फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।